हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सी जी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं। जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ का भी हम लोग एग्ज़ाम देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए सीजी पटवारी का हिंदी का टॉप 70 क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों को कंप्लीट आप लोगों का सिलेबस ये 30 दिन में करा दूँ, उसके बाद पूरा रिवीजन चलेगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का नोट्स का ज़रूरत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा क्या है? भाषा किसको बोलते हैं? तो भाषा जो है ध्वनियों का समूह है। भाषा क्या है? ये जो है ध्वनियों का समूह है। वर्णमाला किसे कहा जाता है? देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, वर्ण के बारे में क्या सही? देखिए, स्वर एवं व्यंजन को संयुक्त रूप से वर्ण कहते हैं, ये ठीक है। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है, ये भी ठीक है। अ, ई, क, च, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये भी ठीक है। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। देखिए, ये सब आप लोगों का डेफिनेशन है, ये सब पूछे जाते हैं नहीं। तो उपरोक्त तो सभी सही, आप लोग इसको याद रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए हर बार ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। वर्णमाला के बारे में क्या गलत है? देखिए, वर्ण कुल वर्ण कितने हैं? 85। देखिए, स्टार्टिंग वाला हमारा गलत है। बाकी स्वरों की संख्या 11 है, 2 अयोगवाह है, 3 33 व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है और उत्क्षिप्त व्यंजन जो है 2 है। हमारा ये कुल वर्ण कितने हैं? तो ये जो है 52 है। कितने हैं? 52 है। कहीं कहीं पे 51 भी दिया जाता है, बाकी कुल 52 है। चलिए अगला देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? स्वर अ से अ तक क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अयोगवाह अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन क से ह तक के जितने भी वर्ण आते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, उसरा, इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन किसको कहा जाता है? तो निरी और अणा को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। याद रखिएगा ना, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप लोगों को मैं बहुत सारा क्वेश्चन बनाने की जगह में एक ही में आप लोगों को सबको ला दिया हूँ। बस आप लोग याद रखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला देखिए। देखिए, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या जो है 11 है। कितनी है? सॉरी, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या जो है 13 है। स्वरों की संख्या 13 है। और ध्वनि के, देखिए, ये 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्वनि के आधार पर और लेखन के आधार पर। लिखने के वक्त हम लोग क्या है 13 प्रकार के स्वर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पढ़ने के वक्त हम लोग खाली 11 प्रकार के स्वरों का प्रयोग करते हैं। तो ध्वनि के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, स्वरों के बारे में क्या सही है? ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, जो छोटी मात्रा जो होती है उनको ह्रस्व बोला जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये अ, ई, उ और री क्या कहलाएंगे? ह्रस्व कहलाएंगे। संयुक्त स्वर किसको कहता है? जिसमें 2 प्रकार के स्वर मिक्स रहते हैं। जैसे ए हो गया, ए, ओ, और ए, ये किस प्रकार के स्वर है? ये जो है संयुक्त स्वर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर किसको कहा जाता है? आ, ई और जो ऊ, जो बड़ा वाला ई और बड़ा वाला ऊ होता है उनको क्या बोला जाता है? उनको दीर्घ स्वर बोला जाता है। मूल स्वर किसको कहा जाता है? अ, ई, उ और री, इनको ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। मौखिक स्वर अ, आ और ई, इन तीनों स्वरों को मौखिक स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग हर शब्दों में किया जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है, बस आप लोग याद रखिएगा कौन सा स्वर किसको कहा जाता है। चलिए अगला देखिए। देखिए, हमारा 9वां क्वेश्चन, अयोगवाह किसको बोला जाता है? अयोगवाह जो है अंग और अह जो स्वर है उनको अयोगवाह कहा जाता है। इसमें ये अल्प स्वर और अल्प व्यंजन होते हैं। इनमें क्या है, ये ना तो पूर्ण स्वर होते हैं ना ही पूर्ण व्यंजन होते हैं ना, इसको याद रखिएगा। अनुस्वर किसको कहा जाता है? जिसकी ध्वनियाँ नाक से निकलती है उसको अनुस्वर कहा जाता है। जैसे आपका अनुस्वर किसको बोला जाता है? जिसकी ध्वनियाँ नाक से निकलती है। जैसे आपका अंग का जो मात्रा होता है ये क्या है? ये जो है आपका अनुस्वर है। अनुनासिक किसको बोला जाता है? अनुनासिक ऐसे
शब्दों को बोला जाता है जिसमें ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे कि चंद्र बिंदु वाला जो मात्रा होता है आँख, आँख में कौन सा रहता है, चंद्र बिंदु भी रहता है ना, हाँ वैसी वाला। और विसर्ग, विसर्ग किसको बोलते हैं, तो विसर्ग जो है उच्चारण, इसका उच्चारण कंठ से होता है। विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, जैसे आह होता है। चलिए अनुनासिक देखिए, अनुनासिक वर्ण जो है मुख और नाक दोनों से एक साथ हवा निकलती है। अनुनासिक उस वर्ण को कहा जाता है जिसमें मुख और नाक दोनों से एक साथ हवा निकलती है, जैसे अंगा, न्या, अड़ा, ना, मा। ये किस प्रकार के स्वर है, सॉरी ये किस प्रकार के वर्ण है, ये जो है आपके अनुनासिक वर्ण है। निरानुनासिक वर्ण किसको कहा जाता है, निरानुनासिक में इसमें उच्चारण केवल नाक से होता है। ये गलत है, देखिए निरानुनासिक में नाक से उच्चारण नहीं होता, इसका उच्चारण खाली मुंह से होता है। कहाँ से होता है, मुंह से होता है। इसमें नाक में, नाक के द्वारा उच्चारण नहीं होता। आपका एफ वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही। देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से क्या गलत है बोला था। आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ना, उसमें क्वेश्चन में ही अधिकतर आंसर छिपा रहता है। चलिए अगला देखिए, स्वर के भेद के बारे में क्या सही है। स्वर का भेद में देखिए उच्चारण के आधार पर स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। जिह्वा के आधार पर जो है कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी जिह्वा के आधार पर इनके भेद बताइए। देखिए एक होता है अग्र स्वर, एक मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जिसमें जीभ के अग्र भाग से जो मात्रा उत्पन्न होती है। मध्य स्वर जिसमें जीभ के मध्य भाग से मात्रा उत्पन्न होती है, मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है। और पश्च स्वर जिसमें जीभ के पश्च भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए मुख द्वार के खुलने के आधार पर जो है यह कितने भागों, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य जो मुख द्वार है उसे खुलने के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक विवृत, एक अर्धविवृत, एक अर्ध संवृत और एक संवृत। कितने भागों में, 4 भागों में। याद रखिएगा ना, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न है, आप लोगों को बार बार पूछा जाता है ये सब। ओठों की स्थिति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, देखिए स्वरों को, तो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक आवृतमुखी और एक वृत्तमुखी। आवृतमुखी जिसमें ओठ जो है पूर्ण वृत्त के रूप में नहीं होता है, और वृत्तमुखी जिसमें ओठ पूर्ण रूप से वृत्त की संरचना बना लेता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। उपरोक्त सभी सही है, बस आप लोग को याद रखना है कि कौन सा क्या है। देखिए नीचे में प्लुत स्वर किसको कहा जाते हैं, प्लुत स्वर के बारे में क्या सही है। उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, मतलब इसका उच्चारण करने पर जो ह्रस्व स्वर होता है उसका तिगुना समय लगता है। यह त्रिमात्रिक स्वर होता है, इसमें क्या है 3 प्रकार की मात्रा होती है। उदाहरण इसका राम, जैसे किसी को आवाज़ देते हैं ना दूर से, राम श्याम ऐसे वाला, तो इसमें जो है क्या है 3 स्वर का समय लगता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको प्लुत स्वर बोला जाता है। उपरोक्त सभी से, जैसे आप लोग ओम करते हो ना, ओम में भी आपका कौन सा स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। चलिए अगला देखिए, देखिए इसमें क्या है, प्लुत स्वर के बारे में क्या सही है, अभी हम लोग पढ़े हैं, तो वही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए निम्नलिखित में क्या सही है। अग्र स्वर किसको बोला जाता है, अग्र स्वर जिसमें ध्वनि जो है जीभ के अग्र भाग से उत्पन्न होती है, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, ए और ए। इसको आप लोग अपने मुंह से करके देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। मध्य स्वर किसको बोला जाता है, अ, जो कि जीभ के मध्य भाग से उत्पन्न होता है। और पश्च स्वर किसको कहा जाता है, जो कि जीभ के पश्च भाग से उत्पन्न होता है, जैसे आ, ऊ, ओ, औ, ये सब जो है पश्च स्वर कहलाते हैं। उपरोक्त तो सभी सही, बस आप लोग याद रखिएगा, ये सब एकदम ईजी है। इसके अलावा प्रश्न में कुछ भी नहीं आता है, बस आप लोगों को पता नहीं रहता है, ये अलग बात है। देखिए मुख द्वार के आधार पर स्वरों के बारे में क्या सही है। विवृत में क्या होता है, मुख जो है पूरा खुल जाता है। जो विवृत होता है जिसमें मुख के आधार पर ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मुख पूरा खुला होता है तभी ध्वनि उत्पन्न, जैसे आ। बच्चे लोगों को देखो, बोलोगे आ करके, फिर उसका देखना उसका मुंह पूरा खुल जाता है। वैसी अर्धविवृत जिसमें आपका आधा मुंह खुलता है, जैसे अ, ए, औ। इसमें क्या होता है, मुंह जो है आधा खुलता है, इसको अर्धविवृत बोलते हैं। अर्धसंवृत किसको बोला जाता है, तो अर्धसंवृत में आधा बंद रहता है। मुंह कितना बंद रहता है, आधा बंद रहता है। जैसे ए, औ, ए और ओ, इसमें क्या है, मुख जो है आधा बंद रहता है। संवृत में क्या होता है, इसमें जो है लगभग बंद रहता है, मतलब मुख जो है लगभग बंद रहता है, बहुत ही कम आवाज़ आता है। जैसे ई, ऊ, ये जो शब्द है इनमें
मुख क्या रहता है, लगभग बंद रहता है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है इसके बारे में भी देख लेते हैं। अवृतमुखी किसको बोला जाता है, यह जो है इसमें इसका जो है अक्षर का उदाहरण देखिए। अवृतमुखी जिसमें मुख जो है कंप्लीटली वृत्त के आकार का नहीं होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अ, आ, ई, ए और ए, ये क्या है, अवृतमुखी के उदाहरण है। वृत्तमुखी जिसमें ध्वनि जो है मुख कंप्लीटली वृत्त का आकृति बना लेता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है। इसमें आपका ऊ, ओ और अ, ये चारों आपके स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर में देखिए अ, ई, उ, री, ये क्या है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर आपका आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये जो 7 प्रकार के स्वर होते हैं ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उपरोक्त तो सभी सही है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए पटवारी का एग्ज़ाम जो ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है आपका, इसका बेस मालूम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाए। अब आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो बोलेगा कि अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे। देखिए व्यंजन के बारे में क्या गलत है देख लीजिए। यह स्वतंत्र वर्ण होता है, नहीं, आपका ये पहला ही गलत है। यह स्वतंत्र वर्ण नहीं होता है, यह जो है स्वरों के आधार पर इसका प्रयोग, उसका उच्चारण होता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहा जाता है, ये ठीक है। प्रत्येक व्यंजन में अ छुपा रहता है, ये भी ठीक है। क से लेकर ह तक सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ये भी ठीक है। और हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। ये याद रखिएगा, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। ये काफ़ी बार पूछा गया है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन किसको व्यंजनों के बारे में क्या सही है। तो स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं, देखिए पूर्ण स्पर्श के कारण उत्पन्न ध्वनि को स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। जैसे जीभ का पूर्ण स्पर्श होता है मुख से, तो इसको क्या बोला जाता है, स्पर्श, और इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। देखिए अंतस्थ व्यंजन किसको बोला जाता है, इसमें जो है पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अंतस्थ व्यंजन में क्या है, जीभ का पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, देखिए इसमें द्विगुण व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन किसको कहा जाता है, इसमें जो घर्षण से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, या फिर ऊष्ण भी बोलते हैं। ऊष्म और ऊष्ण दोनों भी बोल सकते हो आप लोग। संयुक्त व्यंजन किसको बोला जाता है, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। चलिए अगला देखिए। देखिए ये वाला जो प्रश्न आपका कूट में देता है कि सही जोड़ी कौन सा है करके, नीचे में आप लोगों को ABC करके दे देता रहता है, आगे पीछे कर दे रहता है। चलिए अगला देखिए। देखिए प्रमुख व्यंजन एवं उनके उदाहरण के बारे में क्या गलत है, क्या गलत है बोल रहा है ना, प्रश्न देख लीजिएगा क्या गलत है बोल रहा है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन क से म तक है। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है, ये क से म तक है, ये ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आपका य, र, ल, व, ये भी ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और श है, ये भी ठीक है। और ऊष्म व्यंजन आपका श, श और ह है, ये भी ठीक है। और आपका संयुक्त व्यंजन क्या है, आपका संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, ये ठीक है। इसमें का देख लीजिए एक बार। देखिए इसमें का एक तो ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन में ड और ढ नहीं है, ये आपका अड़ा और अड़हा है। क्या है, जो अड़ा ये वाला, एक मिनट, ऐसे वाला अड़ा रहता है वो है, और ये वाला अड़हा रहता है वो है। तो ये वाला उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन सा आपका ऑप्शन नंबर C गलत है, बाकी उपरोक्त सभी सही है, याद रखिएगा। नीचे देखिए कंठ व्यंजन क्या है, किसको बोलते हैं कंठ व्यंजन, जिसका उच्चारण क से होता है, कंठ से होता है, उसको क्या बोला जाता है, कंठ व्यंजन कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं। पंचम वर्ण आप लोग सुने होंगे, तो उसमें पंचम वर्ण में आपको सब समझ आ जाएगा। तो पहले व्यंजन का पहला 5 वर्ण जो होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ये जो है आपका कंठ से उत्पन्न होता है। इसमें ध्वनियाँ कहाँ से उत्पन्न होती है, कंठ से उत्पन्न होती है, तो इसको कंठव्य व्यंजन बोला जाता है, या फिर कंठ्य व्यंजन बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। या फिर कंठ्य वर्ण भी बोल सकते हो आप इसको। तालव्य किसको बोला जाता है, देखिए तालव्य जो 4 व्यंजन होते हैं, जैसे 5 व्यंजन होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, जिसमें आपका च, छ, ज, झ, ञ, ये आपके कौन से वर्ण कहलाते हैं, ये आपके तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा य और शक्कर वाला श होता है ना,
ये भी जो है तालव्य व्यंजन कहलाता है। इसमें क्या है, जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए अगला देखिए, मूर्धन्य व्यंजन। ट वर्ग जो होता है जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ण होता है, ये आपका मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। इसके अलावा इसमें देखिए र और जो षटकोण कस्सा होता है इसको भी शामिल किया जाता है। दंत्य व्यंजन किसको बोला जाता है, इसमें जो है जीभ जो है दांत को स्पर्श करती है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण है त, थ, द, ध, न। ल और श को भी दंत्य व्यंजन में भी जोड़ा जाता है। बाकी इसमें पंचम वर्ण के अनुसार जोड़ेंगे तो त, थ, द, ध और न जो होता है वो दंत्य व्यंजन कहलाता है। ओष्ठव्य वर्ण किसको बोला जाता है, प, फ, ब, भ, म, इसको ओष्ठव्य व्यंजन बोला जाता है। इसमें इसका जो ध्वनि का उत्पन्न होता है जब ओंठ जो है आपस में सटते हैं उसके बाद ध्वनि का उत्पन्न होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म, इसमें ध्वनि जो है ओंठों के कारण उत्पन्न होती है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें का उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में क्या सही है, एक बार देख लीजिए। दंतोष्ठ व्यंजन, दांत जब ध्वनि जो है जीभ जो है दांत को स्पर्श करता है फिर ध्वनि उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है दंतोष्ठ व्यंजन। आप दांत और ओठ दोनों को एक साथ स्पर्श करता है ना, जैसे वा, इसमें क्या है, जीभ जो है दांत और ओठ दोनों को स्पर्श करता है, इसके वजह से यह दंतोष्ठ व्यंजन हो गया। नासिक की व्यंजन क्या कहलाता है, नाक द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि, जैसे अंग, य, ण, न, म, ये जो है आपके नासिक वर्ण कहलाते हैं। आपका अलजिह्वा वर्ण, इसमें जो है लगभग आपके क, ख, ग, घ, ज, इसमें जो है जीभ जो है क्या रहता है, ऊपर रहता है, बीच में रहता है, मतलब किसी को स्पर्श नहीं करता है, तो इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अलजिह्वा वर्ण कहा जाता है। वत्सर्य वर्ण किसको बोला जाता है, आधा ना, अधल्ला, अधस्सा और जा, आधा जो है ना, ये सब याद रखिएगा, इनको वत्सर्य व्यंजन कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अब देखिए, ये वाले प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आता है। ये वाला प्रश्न अभी वर्तमान में इस पैटर्न को यूज किया जा रहा है, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए चंद्र का आप लोगों को क्या रहेगा, संधि विच्छेद कर शब्द विच्छेद ना, संधि विच्छेद और शब्द विच्छेद दोनों में अंतर है। शब्द विच्छेद करना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हर एक मात्रा को अलग करना पड़ता है, मात्रा को अलग करना पड़ेगा, व्यंजन को अलग करना पड़ेगा, सबको अलग करना पड़ता है। तो देखिए चंद्र का क्या करेंगे हम लोग, जो चंद्र है उसका शब्द विच्छेद करेंगे तो आधा च आधा अ, च में क्या होता है, आधा च और अ दोनों मिलकर च बनाता है। अंक का मात्रा में आधा न रहता है। द में आपका आधा द, र और अ आपका हो जाएगा चंद्र, ये ठीक है। चक्की में देखिए क्या रहता है, इसमें क्या गलत है बोल रहा है ना, उसको याद रखिएगा। चक्की में क्या रहता है, च आधा अ, च हो गया, क आधा क, आधा डबल बार, दो बार है आधा का, और उसके बाद ई क्या हो गया, चक्की, ये भी ठीक है। राम क्या है, देखिए राम में र अ आ, आधा म और आधा अ रहेगा नहीं, ये भी ठीक है, चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए इसमें क्या है, त्र का उदाहरण बोल रहा है, तो इसमें आधा त रहेगा, आधा र रहेगा और आधा अ रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। बाकी आप लोगों को शब्द विच्छेद करना आना चाहिए। यही वाले प्रश्न जो है नए पैटर्न के अनुसार इसको दिया जा रहा है, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें निम्नलिखित ध्वनियों के बारे में क्या सही है। अघोष ध्वनि, देखिए इसमें क्या है, हर वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है, अघोष ध्वनि का अघोष व्यंजन कहलाता है। इसमें कितने व्यंजन आते हैं, इसमें लगभग 13 व्यंजन आते हैं। अघोष वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं, तो अघोष वर्ग में जो है आपका 13 व्यंजन आते हैं। अब देखिए घोष वर्ण किसको, घोष ध्वनि किसको बोला जाता है, स्वर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे आप लोगों का क्या बोलना चाहिए, जो पंचम वर्ण होता है उसमें का क्या हो, उसमें का आपका तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाते हैं, जिनकी संख्या मुख्यतः 31 है। अल्प प्राण ध्वनि किसको बोला जाता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा जो वर्ण होता है उसको अल्प प्राण ध्वनि कहा जाता है। इसमें लगभग आपका 20 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 20 वर्ण आते हैं। तो महाप्राण किसको बोला जाता है, ये भी देख लीजिए। जो महाप्राण ध्वनि जो होती है, यह जो हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है
वो महाप्राण वर्ण कहलाता है, जिसमें आपका लगभग 13 वर्ण का यूज़ किया जाता है। 13 वर्णों को महाप्राण वर्ण बोला जाता है। अब देखिए इसको आप लोग कैसे समझोगे, उसको हम लोग नीचे में ही देख लेते हैं। उपरोक्त तो सभी सही, लेकिन आप लोगों को मान लिए, आप लोग पढ़ लिए, लेकिन आप लोगों को पता चला कि कौन कौन सा है? नहीं ना। चलिए देखते हैं। देखिए अघोष वर्ग क्या बोलता है इसमें? पहला और दूसरा व्यंजन। हर वर्ग का जो है पहला और दूसरा व्यंजन आपका क, ये वाला क ख, ये क्या हो जाएगा आपका? अघोष हो जाएगा। च छ ट ठ त थ प फ और य र ल, सॉरी य र, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे आपका पहला वाला जो अघोष हो जाएगा। उसके बाद देखिए घोष में किसको बोले जाते हैं? घोष में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वाला ज झ ञ हो जाएगा, ट ठ ड ढ ढ हो जाएगा, त थ द ध न हो जाएगा, प फ ब भ म और ल व श, ये क्या हो जाएंगे? ये जो है आपके अंतिम, सॉरी ये वाला नहीं रहेगा ना, ये वाला आपका पंचम वर्ग में नहीं आता है, ये अंतिम वाला, इसको ध्यान मत दीजिएगा। जो पंचम वर्ग में आपका क वर्ग, क वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा, ये आपका च वर्ग रहेगा ना, च वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा, त वर्ग आएगा और प वर्ग आएगा। ये 5 वर्गों को शामिल किया जाता है पंचम वर्ग में। अब देखिए आपका घोष आपको पता चल गया, क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये आपके घोष वर्ण हो गए। और सॉरी वो अघोष वर्ण हो गया। और घोष वर्ण में आपका ग घ अंग, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, ये आपके घोष वर्ण हो गए। इनकी संख्या आप लोग काउंट कर सकते हैं यहाँ से। इनकी संख्या मुख्यतः 31 होती है। कितनी होती है? 31 होती है। अब देखिए अल्प प्राण कितने हैं? अल्प प्राण में आपका देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। अब देखिए यहाँ कहाँ से पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। यहाँ से पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, पहला और ये तीसरा और ये पांचवा हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या हो जाएंगे? आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। और महाप्राण देखिए, महाप्राण कितने हैं? महाप्राण में आपका हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जैसे ये आपका ख और घ हो गए, ये महाप्राण है। छ और झ महाप्राण है। ट और ठ और ढ आपका महाप्राण है। थ और ध आपका महाप्राण है। और ह और ब आपका महाप्राण है। ठीक, बस यही आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ये तो सही, आप लोगों को समझ भी आया होगा, आई होप। चलिए अब नीचे देखते हैं। देखिए पंचम वर्ग के बारे में क्या गलत है, मतलब इसमें से कौन सा पंचम वर्ग नहीं है बोल रहा है। तो क वर्ग पंचम वर्ग है। देखिए ये ख, ये वाला आपका, सॉरी ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका च वर्ग है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ये भी ठीक हो जाएगा। ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ण, ये भी ठीक है। त वर्ग, त थ द ध न, ये भी ठीक है। प फ म ब भ म, प वर्ग, ये भी ठीक है। बाकी आपका य वर्ग नाम से कोई भी वर्ग नहीं है पंचम वर्ण में। तो आपका य र ल व स, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, वर्तनी के बारे में क्या सही है। वर्तनी के बारे में देखिए, यह शब्दों में वर्णों की सुनिश्चित क्रम है। वर्तनी किसको बोला जाता है? शब्दों में वर्णों के सुनिश्चित क्रम को वर्तनी कहा जाता है, ये ठीक है। वर्तनी जो है उच्चारण का सही तरीका है, ये भी ठीक है। इसे वर्तनी अक्षरी या हिज्जे भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था, क्या ये सही है करके, आपका कूट में दिया था ABCD, चार्ट दिया था। इसमें क्या लिखा था? हिंदी में जैसा लिखा जाता है, एक में लिखा था, एक में जैसा लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है, या फिर एक में लिखा था जैसा लिखा जाता है वैसा नहीं पढ़ा जाता है, एक में लिखा था दोनों का सही। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसका ऑप्शन रहेगा हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है और वैसा ही पढ़ा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है? कौन सा शब्द सही नहीं है, मतलब आपका इसमें वर्तनी छांटना है। तो कवियत्री ये ठीक है, मैथिली ये भी ठीक है, दवाइयाँ ये भी ठीक है, और सौंदर्यता ये आपका गलत है। ये आपका सौंदर्य होता है या फिर सुंदरता होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उपलक्ष्य ये भी ठीक है, सादृश्य ये भी ठीक है,
अनुग्रहित, सॉरी अनुग्रहित, ये अनुग्रहित नहीं हो, ये अनुग्रहित ना होकर अनुग्रहित होगा, ये ठीक, ये गलत है। उन्मीलित ये ठीक है, और रासायनिक ये भी ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए अगला देखिए। एक मिनट, ये उपलक्ष ना होकर उपलक्ष्य रहता है। चलिए अगला देखिए। भाषागत लिंग के बारे में क्या सही है? भाषागत जो लिंग के बारे में क्या सही है, देखिए भाषा में जो है मुख्यतः दो प्रकार के लिंग होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जिसको बोला जाता है। अब देखिए, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? लिंग। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं, एक पुल्लिंग शब्द होता है। जिस संज्ञा शब्द में स्त्री होने का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे लड़की, गाय, गंगा, ये क्या है? आपका स्त्रीलिंग का बोध कराता है। अब देखिए, जिस संज्ञा शब्द में पुरुष होने का बोध होता है जैसे उसे पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे लड़का, घोड़ा, छात्र, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला, इसमें उपरोक्त सभी है। अगला देखिए। लिंग निर्णय के बारे में क्या गलत है? देखिए, द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं। दो द्वंद्व समास में जो भी शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका भाई बहन, इसमें जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो दोनों पुल्लिंग ही होंगे। अगर उसमें उस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है तो पुल्लिंग ही होगा। जैसे घोड़ा, गाड़ी, ये पुल्लिंग ही होगा। घर द्वार, ये सब पुल्लिंग होंगे। जितने भी रहेंगे द्वंद्व समास वाले वो पुल्लिंग होंगे। ये ठीक है। अब देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वह पुल्लिंग होता है। मित्र, छात्र, पत्र, ये क्या हो जाएंगे? ये सब आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है? जिन शब्दों के अंत में ख होता है उसको वो पुल्लिंग शब्द, जैसे राख, क्या हो जाएगा? ये शब्द जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, न से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? न से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि आवेदन, प्रतिवेदन, दान, खान, ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए, जिन संख्याओं के अंत में अ हो वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। गलत। ये आपका ऑप्शन नंबर ई गलत है। देखिए, जिन शब्दों के अंत में प्रायः क्या होता है? आ होता है, उसमें स्त्रीलिंग होता है। शब्द के अंत में आ होगा, उसमें स्त्रीलिंग हो। जैसे रूपा, जया, श्वेता, दीपा, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अंत में आ रहता है उसमें स्त्रीलिंग होता है ना, अ रहता है उसमें नहीं होता है। ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पुल्लिंग शब्द के बारे में क्या गलत है? दिन तथा महीने के नाम पुल्लिंग कहलाते हैं। देखिए, ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, यही मेन होता है ना। दिन तथा महीनों के नाम में आपका पुल्लिंग होगा। जैसे सोमवार, रविवार, ये सब क्या होंगे? सोमवार से शनिवार तक जितने भी दिन होंगे वो पुल्लिंग होंगे। और महीने के नाम जैसे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये क्या होंगे? ये सब पुल्लिंग होंगे। ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो पुल्लिंग है। जितने भी देश हैं उनका नाम आएगा वो भी पुल्लिंग आएगा। और जितने भी पर्वत हैं उनका भी जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक। रत्न में देखिए, जैसे आपका सोना, चांदी, हीरा, मोती। धातु में आपका लोहा, तांबा, ये जितने भी धातु हैं वो। और शरीर के अंग, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसमें आप लोग स्त्रीलिंग कहीं पे भी नहीं लगा सकते। जैसे बाल हो गया, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला देखिए। अनाज में आपका अनाज, पेड़, द्रव्य और संगठन, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे धान, चावल, गेहूँ, ये क्या है? ये सब आपके पुल्लिंग शब्द हैं। पेड़, जो भी पेड़ है वो सब आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और साथ में द्रव्य मतलब जो भी पदार्थ होता है और उनका और जो भी संगठन होता है, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक। चलिए अगला देखिए। नदियों के नाम पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। गलत। आपका नदियों के नाम जो है हमेशा स्त्रीलिंग कहलाएंगे। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। गंगा, यमुना, आपका जो ब्रह्मपुत्र भी है वो भी आपका स्त्रीलिंग में ही आएगा। इसको आप लोग वो लिखा है पुत्र करके, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि वो पुल्लिंग में आएगा। ये जो है आपका हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, स्वर्णरेखा, सोन,
जितने भी आपके नदियां हैं उन सब का नाम क्या आएगा, आपका स्त्रीलिंग ही आएगा, पुल्लिंग नहीं आएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। देखिए पुल्लिंग संज्ञा बनाने के लिए क्या सही है। देखिए पुल्लिंग, अगर पुल्लिंग संज्ञा बनाना है या फिर उसका पहचान करना है तो क्या कैसे देखेंगे, जिसके अंत में आ हो, जिस भी शब्द के अंत में आ लगाकर उसको पुल्लिंग बना सकते हैं। जैसे मोटा, ये ठीक, लोटा, ये ठीक, घोड़ा, हीरा, ये क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, रूपा, श्वेता, जया, ये सब जो है अलग अलग नाम जो है लड़कियों के नाम अलग अलग होते हैं, वो आपकी स्त्रीलिंग में आएंगे। बाकी ये जो है अंत में आ होगा वो क्या होगा, वो पुल्लिंग हो सकता है, होगा। आपा, देखिए जिसके अंत में आपा जोड़ा जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा। ठीक, आओ, जिसके अंत में आओ आता है उसको पुल्लिंग के अंत पुल्लिंग शब्द बोला जाता है। जैसे झुकाव, बचाव, रिसाव, पकड़ाव, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। जिसके अंत में पन आता है, जैसे बचपन, बड़प्पन, बूढ़ापन, ये क्या हो जाएंगे, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। जिसके अंत में क आता है, जैसे लेखक, गायक, बालक, धावक, चालक, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अंत में त्व आता है, जिस भी शब्द के अंत में त्व आएगा वो क्या हो जाएंगे, वो आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे महत्व, अपनत्व, ये सब आपके उदाहरण है। चलिए उपरोक्त सभी सही है। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा शब्द है, उसको उसकी पहचान कैसे करनी है। ठीक, चलिए अगला देखिए। 30वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, वो कौन सा शब्द है जो सदैव पुल्लिंग होता है। क्या बोल रहा है, कौन सा शब्द है जो सदैव पुल्लिंग होता है। जैसे पशु, पशु हमेशा पुल्लिंग होता है, लेकिन इसमें नर पशु, मादा पशु इसमें जोड़ना पड़ता है। पक्षी में ये भी नर पक्षी, मादा पक्षी जोड़ा जाता है, बाकी ये हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है। मच्छर, ये भी ठीक है, इसमें भी आपका मादा न फिर जोड़ना पड़ता है, मादा मच्छर, नर मच्छर जोड़ना पड़ता है। मगरमच्छ, गैंडा, देखिए उपरोक्त सभी जो है पुल्लिंग, सदैव पुल्लिंग होते हैं। इसमें आप लोग शंका नहीं रहेगा, लेकिन इसमें आप लोगों को अंत सामने में नर या मादा जोड़ोगे तभी आप लोग उसका पहचान कर पाओगे कि वो नर है या मादा, या स्त्रीलिंग है या पुरुष पुल्लिंग है। ठीक ना, चलिए अगला देखिए। शब्दों में स्त्रीलिंग की पहचान के बारे में क्या गलत है, ये देख लीजिए। नकारात्मक संज्ञाएं, जैसे अंत में ना का प्रयोग होता है, अब हमें क्या पहचानना है, हमें स्त्रीलिंग शब्द का पहचान करना है। ठीक, तो देखिए जिसके अंत में ना शब्द का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, वो जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। क्या गलत है बोल रहा है, याद रखिएगा। जैसे प्रार्थना, वेदना, रचना, कामना, भावना, ये सब क्या है, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द है। जिसके अंत में आकारांत होगा, मतलब जो जिसके अंत में क्या हो जाएगा, आ की मात्रा होगी, जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा होगी वो जो है प्रायः स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लता, शोभा, परीक्षा, घटना, कृपा, रूपा, जया, ज्योति, रूपा, ये सब क्या हो जाएंगे, मीना, दिव्या, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। बस आप लोग याद रखिएगा, जितनी भी लड़की नाम आएगा उसमें सीधा डाल दीजिएगा स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए इकारांत पुल्लिंग में इकारांत, ईकारांत और उकारांत जो प्रायः शब्द होते हैं ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जिसके अंत में छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ आ जाए जिस शब्द के अंत में, वो प्रायः स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे काली, रानी, ज्योति, ये शब्द आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द है। नक्षत्रों के, देखिए नक्षत्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ये आपका गलत है। नक्षत्रों के नाम जो है प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी नक्षत्र होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे रोहिणी हो गया आपका,
चित्रा हो गया, ये जितने भी नक्षत्र होते हैं ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। खाने पीने की वस्तुएं एवं दुकान की चीज़ें हमेशा स्त्रीलिंग होती है। मतलब जो भी सामान आप लोग दुकान से लाते हो या फिर जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती है, जैसे आपका आम हो गया, सेब हो गया, जितने भी खाने पीने की वस्तु हो गई वो क्या हो जाएंगे, वो आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए। बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगा। जो जो आप लोग देखे नहीं हैं वही सब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन। कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं? नदियों एवं झीलों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। लिपियों, बोलियों एवं भाषाओं के नाम क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आपका देवनागरी लिपि हो गया, खरोष्ठी लिपि हो गया। बोली में आपका उड़िया, छत्तीसगढ़ी, सादरी, कुड़ुक, ये सब क्या है आपके, ये सब जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। भाषा में आपका हिंदी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। तिथियों के नाम और नक्षत्रों के नाम, पहली तिथि, दूसरी तिथि, ऐसी जो जो भी तिथि होता है उसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। वस्त्रों एवं आभूषणों के नाम ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न आया था, कुर्ता कौन सा लिंग है करके प्रश्न पूछा गया था। कुर्ता स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग क्या किए थे, सब इनमें से कोई नहीं लिख कर आए थे। जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कपड़ा, जो भी कपड़ा हो, जो भी आभूषण हो, वो जो है आपका स्त्रीलिंग का अंतर्गत आता है। जैसे चूड़ी हो गया, कड़ा हो गया, कान का बाली हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, जो गले का हार हो गया, लॉकेट हो गया, ब्रेसलेट हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपकी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान के बारे में क्या सही है? अंत में क्या आ जाएगा, इनके अंत में आ रहता है। जैसे भाषा, आशा, विद्या, मैं भी जितना भी लड़की लोगों का नाम आता है उस सब आप लोग, जिसके लड़की लोगों के अंत में आ रहता है, उन सब का नाम आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे अंत में ता रहता है, जिस शब्द के अंत में ता रहता है उसमें स्त्रीलिंग शब्द आता है। जैसे ममता, मधुरता, सरसता, समरसता, विनम्रता, नम्रता, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपकी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए। यहाँ पे क्या है, अंत में आई आना चाहिए। जिस भी शब्द के अंत में आई आता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे मिठाई, पिटाई, लड़ाई, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। जो भी शब्द है उसके अंत में आई आएगा वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। डी देखिए, आवट, जिस भी शब्द के अंत में आवट आएगा वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जैसे सजावट, बनावट, लिखावट, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। या, जिस शब्द के अंत में या आएगा वो भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे चिड़िया, बिंदिया, सूर्या, ये सब क्या हो जाएंगे, ये जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। जिस शब्द के अंत में आहट आएगा, जिस भी शब्द के अंत में आहट आएगा वो भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जैसे कड़वाहट, घबराहट, झंझनाहट, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अंत में या आता है, जैसे छाया, माया, काया, जितना भी शब्द के अंत में या आएगा वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। और अंत में आस आता है, जिस भी शब्द के अंत में आस आएगा वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे मिठास, प्यास, खटास, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। इसमें उपरोक्त सभी सही है। देखिए आज जो है हमारा छत्तीसगढ़, आज के दिन ही हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ की जयंती है जिसको मनाया जा रहा है धूमधाम से। मैं आज आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। और आज से हम लोग हर डे पर डे जो है टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों का हर एक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर्वथा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? देखिए कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, हमेशा जो शब्द होता है स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे आपका देखिए कौन सा नहीं आता है, मकड़ी, ये अभी देखते हैं ना, जिसके अंत में क्या रहेगा, बड़ा ई रहेगा, ये आपका हो गया मकड़ी, स्त्रीलिंग रहेगा। जिसके अंत में छोटी ई रहेगी, लिपि होगा, लिपि का नाम आपका हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा। नदी स्त्रीलिंग में आएगा, युवती स्त्रीलिंग में, लज्जा स्त्रीलिंग में आएगा। बस ये बच्चा आपका स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए।
जिन शब्दों में हिंदी के एक मिनट ना, हाँ, हिंदी के वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो है मुख्यतः दो वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? दो वचन। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। ठीक, चलिए अगला देखिए। बहुवचन बनाने से कौन सा संबंधित नहीं है? चलिए देखते हैं इसमें से। अंत में क्या है? आकारांत में आ के स्थान पर ए लगाने पर बहुवचन बन जाता है, ये ठीक है। अकारांत, जिस शब्द के अंत में अ के स्थान अ होता है उसके में अ के स्थान पर ए लगाए तब भी बहुवचन बनता है। आकारांत में उकारांत स्त्रीलिंग में अकारांत और जो उकारांत स्त्रीलिंग होता है उसमें ए लगाएं तब भी ये जो है बहुवचन बन जाता है। इकारांत शब्द जो है उसमें या लगाने पर बहुवचन बन जाता है। अब देखिए, इकारांत पुल्लिंग के अंत में बड़ी ई को ह्रस्व करके या जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आप लोग बहुवचन नहीं कह सकते, क्योंकि इकारांत जो भी होता है, बड़ी ई वाला जो भी इकारांत होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है, वो पुल्लिंग शब्द नहीं होता है। उसको ह्रस्व करने पर वो भी स्त्रीलिंग ही बनेगा, जिसको ह्रस्व करके जोड़ने पर क्या बनता है? या जोड़ने पर जो है बहुवचन शब्द बनता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। थोड़ा मुंह दर्द करने लगा था। देखिए अगला देखिए, यहाँ पे क्या है? बहुवचन के बारे में क्या गलत है? लड़का का लड़के, ये ठीक है। अंत में देखिए का है आ है, उसमें आ में जो है ए लगा दिए, बहुवचन हो गया। आ उसमें ए लगा दिए, ये जो है बहुवचन हो गया। साला है उसमें ए लगा दिए, ये भी बहुवचन हो गया। और जो शक्ति है, शक्तियाँ का शक्तियाँ हो गया। और मिठाई का मिठाइयाँ, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका मिठाइयाँ का ये छोटा ई गायब हो जाएगा। इसको ह्रस्व करना है उसके बाद ही लगाना है यहाँ ना, तो ये तो ऐसे का जैसे का तैसा नहीं आएगा। ये जो मिठाइयाँ छोटा ई हो जाएगा और अंत में ये आ रहेगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। काल के बारे में क्या सही है? वर्तमान काल, चल रहा समय वर्तमान काल होता है, ये 5 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, बीत गया समय जो है भूतकाल होता है, ये 6 प्रकार के होते हैं। और भविष्य काल, जो आने वाला समय आपका भविष्य काल कहलाता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में क्या सही है, इसके लक्षण देख लेते हैं। देखिए, सामान्य वर्तमान काल इसको कहते हैं? जिस शब्द के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू ऐसे शब्द आते हैं वो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल देखिए, जिस शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ऐसे शब्द आते हैं, ये तत्कालिक वर्तमान कहलाते हैं। पूर्ण वर्तमान, जिसमें कार्य में पूर्ण सिद्ध होने का बोध हो उसको पूर्ण वर्तमान कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान किसको कहा जाता है? कार्य में संदेह होने का या फिर कार्य में संदेह प्रकट करने वाले शब्द का प्रयोग होता है, उसको संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। संभाव्य वर्तमान किसको कहा जाता है? देखिए, इसमें संभावना प्रकट की जाती है, शायद ये हो सकता है, शायद ये हो रहा होगा, इसमें क्या है? संभावना व्यक्त की जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भूतकाल के बारे में क्या सही है? सामान्य भूत, देखिए ये जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो पहला देखिए सामान्य भूतकाल, इसमें बीते हुए समय का सामान्य सूचना दिया जाता है, ये ठीक है। ये जो दूसरा आसन्न भूतकाल, इसमें तत्कालिक सूचना दी जाती है, मतलब ये हो चुका होगा या फिर कर लिया, हो चुका था, ऐसे भी शब्द आते हैं। पूर्ण भूतकाल, जिसमें समय बीत जाने को दर्शाया जाता है, ये ठीक है। अपूर्ण भूतकाल किसको कहा जाता है? ये जो है क्रिया की समाप्ति के बाद एवं समाप्ति का पता नहीं चलता, उसको अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। इसमें क्या वो कंप्लीट हुआ है या नहीं इसका पता नहीं रहता है। संदिग्ध भूतकाल किसको कहा जाता है? कार्य पूरा होने का संदेह बना रहता है, इसको संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। हेतुमत भूतकाल किसको कहा जाता है? इसमें जो है भूतकाल में कार्य होना था परंतु नहीं हो पाया, उसको हेतुमत भूतकाल कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल बोल रहा है ना, तो देखिए मैं खाता हूँ, ये तो ठीक है। मैं खाता हूँ, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण यह नहीं है ना।
मैं जाता हूँ ये भी ठीक नहीं है, वह आएगा ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भूतकाल हो जाएगा। वह जाता है ये भी ये ठीक है, क्या है, वह जाता है, ये आपका सामान्य वर्तमान काल हो गया। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी हो जाएगा। देखिए तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा नहीं है बोल रहे हैं ना। मैं जा रहा हूँ वर्तमान काल ये तो है, वह आया है ये भी है, मैं पढ़ रहा हूँ सॉरी आपका वह आया है यह नहीं है, ये आपका भूतकाल हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ और बच्चे खेल रहे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सबका सब सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब जो अभी वर्तमान में है। तो राजेश आया है ये तो ठीक है, मैंने कविता लिखी है ये भी ठीक है, बच्चों ने मटकी तोड़ी है ये भी ठीक है, मैंने साइकिल चलाया है ये भी ठीक है। उपरोक्त तो सभी जो है पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण देखिए कौन सा है। तो राजेश खेलता होगा, संदिग्ध है ना, खेलता होगा बोल रहा है ये ठीक है। राम खाना खा रहा होगा ये भी ठीक है, संदिग्ध इसको कंफर्म नहीं कि वो खा रहा है या नहीं लेकिन होगा वो बोल रहा है। पुजारी गीत गा रहा होगा ये भी ठीक है। चाय पत्तियों से बनती होगी, सॉरी जो चाय है वो किससे बनती होगी, पत्तियों से बनती होगी ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी इसमें का संदिग्ध वर्तमान काल, क्या इसमें कंफर्म नहीं उससे होगी बोल रहा है, कंफर्म नहीं कि उसी से हुआ है या फिर वही चल रहा है करके, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए। संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या संभावना देखते हैं ना, कौन सा नहीं है बोल रहा है। वह आया हो ये ठीक है, नीरा गई हो ये भी ठीक है, उसने पत्र देखा हो ये भी ठीक है, राम रुका हो ये भी ठीक है, और सीता नृत्य कर रही होगी ये आपका गलत है। ये क्या है, आपका संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला देखिए। सामान्य भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। सामान्य भूतकाल मतलब जो हो चुका है उसके बारे में। मोहन गया ये तो ठीक है, मैंने देखा ये भी भूतकाल का उदाहरण है, मैंने परीक्षा दी ये भी है भूतकाल का उदाहरण, मैंने आम खाया ये भी भूतकाल का उदाहरण, मतलब जो हो चुका है तो उसके बारे में क्या होगा वो भूतकाल है, उसमें उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। पूर्ण भूतकाल कौन सा है चलिए देखते हैं। तुमने शेर को देखा था, वो बोला कि तुमने शेर को देखा था, हाँ ये भी पूर्ण भूतकाल है ये ठीक हो गया। राम जा चुका था ये भी ठीक है, मैंने राम को भागते देख लिया था ये भी ठीक है, मतलब वो हो गया था। मैंने आँख बंद किया था ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी जो है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अब पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा नहीं है, देखिए कौन सा नहीं है बोल रहा है ना। चलिए देखते हैं। श्याम सो रहा था ये भी ठीक है, सो रहा था ना, वो उठा या फिर नहीं उसका कंफर्म नहीं है। बारिश हो रही थी ये भी ठीक है, वो रुका था या फिर नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। पंखा चल रहा था ये भी ठीक है। सुरेश सो रहा था, सुरेश रो रहा था ये भी ठीक है, रो रहा था चुप हुआ या फिर नहीं उसका कंफर्म नहीं है। और मैं घर आ गया था ये आपका अपूर्ण भूतकाल नहीं है, ये आपका पूर्ण भूतकाल है जो हो चुका था मतलब कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा नहीं है। इसमें क्या है, उसको संदेह रहता है कि होगा हुआ होगा या फिर नहीं करके ना। तो विक्रम सो गया होगा ये तो ठीक है, वो क्या बोल रहा है, विक्रम सो गया होगा, उसका कंफर्म नहीं कि सोया है या नहीं, सो गया होगा बोल रहा है। दरवाज़ा बंद हो गया होगा ये भी ठीक है, उसको पता नहीं है बस हो गया होगा अपना वो बोल रहा है। बिजली चली गई होगी ये भी ठीक है। प्रश्न अच्छा है तो मतलब ये हो चुका है तो ये आपका संदिग्ध भूतकाल नहीं था। ये बोल रहा है प्रश्न अच्छा है मतलब वो आ चुका है मतलब हो गया है, कंफर्म नहीं कि वो आएगा या फिर नहीं, वैसा वाला नहीं है ना। राम को भूख लगी होगी ये भी ठीक है, बस उनको कंफर्म नहीं रहता है। 50वां देखिए। हेतु में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। तो वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। इसमें क्या इसमें दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक में क्या अगर या फिर वो हो चुका होता तो दूसरा ये होता। एक में क्या होगा उसका एफर्ट के बारे में बताएगा और दूसरा में उसको क्या प्राप्त हुआ होता ये उसके बारे में बताएगा, रिजल्ट के बारे में। मेरा भाई मेरे साथ होता तो मैं कभी नहीं हारता ये भी ठीक है। रावण ने क्या कहा, रावण ने राम से कहा
कि मेरा भाई अगर मेरे साथ होता तो मैं कभी नहीं हारता, ये ठीक है। अच्छी वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, ये भी ठीक है। मैं थोड़ा और प्रयास करता तो जीत जाता। ये सब क्या है, इसमें एफर्ट के बारे में चर्चा है, बाद में उसका रिजल्ट के बारे में भी चर्चा है। तो उपरोक्त तो सभी जो है सही है। अगला देखिए 51 क्वेश्चन क्या बोलता है, भविष्य काल के बारे में क्या सही है। सामान्य भविष्य काल देखिए, भविष्य में कार्य करने का बोध कराता है। भविष्य काल किसका बोध कराता है, यह जो है भविष्य में कार्य होने का बोध कराता है। संभाव्य भविष्य काल क्या कहलाता है, यह संभावना का बोध कराता है। हेतु मत आपका एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। इसमें क्या होता है, एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, ठीक। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन कूट वाले प्रश्न है ना, याद रखिएगा। सामान्य भविष्य काल का उदाहरण कौन सा है। भविष्य काल, मैं जाऊंगा, ये ठीक है। खुशी गाना गाएगी, ये भी ठीक है। राम वन जाएगा, ये भी ठीक है। वर्षा होगी, ये भी भविष्य काल है। भारत जीतेगा, ये भविष्य की बात कर रहा है, वो अभी हुआ नहीं है, ना होगा या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, बस ये बोल रहा है कि ऐसा होगा करके। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए, संभाव्य भविष्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। संभाव्य भविष्य काल जो है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए इसमें संभावना का चर्चा होता है। संभवतः राम कल आएगा, इसमें क्या है, संभवतः संभावना व्यक्त कर रहा है, इसको कंफर्म नहीं कि वो आएगा या नहीं। मुझे कल रायपुर जाना है, ये देखिए ये कंफर्म है ना, इसका रायपुर जाने इसका कंफर्म है, ये कल जाऊंगा करके बोल रहा है, ठीक। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। कल त्यौहार मनाया जा सकता है, मनाया जा सकता है, जाएगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सी भी ठीक है। संभवतः देखिए राम पास हो जाएगा, इसको कंफर्म नहीं है राम पास होगा या नहीं, बाकी पास हो जाएगा कि ये संभावना व्यक्त कर रहा है। राम आया हो, काश राम आया हो, इसमें क्या होता है, राम आया हो, कंफर्म नहीं कि वो आया है या नहीं, लेकिन आया हो करके इसको उम्मीद है बस। देखिए इसमें का ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सबका सब सही है। हेतु मत भविष्य काल का उदाहरण कौन सा है। आज मेहनत करूँगा तभी जाकर बाद में फल मिलेगा, ये आपका क्या है, इसमें एक शब्द है दूसरे शब्द पर डिपेंड कर रहा है, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इसमें कौन सा है बोल रहा है ना, तो अब बी देखते हैं, बी क्या है, राम आएगा तो मैं उसके साथ जाऊँगा, ये भी ठीक है। सीता गाएगी तो ताली बजाऊँगा, ये भी ठीक है। राम आएंगे तो आरती सजाऊंगी, ये भी ठीक है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के बारे में क्या सही है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, विकारी का अर्थ होता है जिसमें कारक होता है ना, ये ठीक है। यह किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, गुण, स्थिति आदि का बोध कराता है। संज्ञा किसका बोध कराता है, वस्तु, व्यक्ति, भाव, गुण और उसकी स्थिति का बोध कराता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा जो है 5 प्रकार। ये सब प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, ये सब पूछे जाने वाला प्रश्न। मैं एक ही क्वेश्चन में आप लोगों का 4 से 5 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। बाकी इसका मैं डिटेल आप लोगों का स्टडी कराऊँगा बाद में, धीरे से अभी कंटिन्यू चलेगा। देखिए संज्ञा के प्रकार के बारे में क्या सही है। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सा देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणियों के बोध के बारे में हमको ज्ञान होता है, उसके बारे में बोध होता है, ठीक। जातिवाचक संज्ञा में जाति का बोध होता है, मतलब कौन सी जाति है। इसमें हमारा जो कास्ट वाला जाति नहीं ना, इसमें जो है वस्तुओं की जाति होती है, उसके बारे में चर्चा होता है। समूहवाचक संज्ञा में क्या है, एक ही जाति का समूह या फिर उसका बोध कराता है, ठीक। एक ही जाति का जो होता है या फिर एक ही जाति का जो समूह बना होता है उसके बारे में बोध कराता है। भाववाचक संज्ञा क्या कहलाता है, यह जो है गुण, दशा, स्वभाव, कार्य आदि का बोध कराता है। और आपका पदार्थवाचक संज्ञा ठोस, द्रव, धातु, अधातु, गैस आदि का बोध कराता है। उपरोक्त सभी सही, बस आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन सा संज्ञा जो है, कौन सा शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है। यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको वस्तु का नाम दे दिया रहता है और पूछा जाता है कौन सा संज्ञा है करके। जैसे यहाँ पे देखिए प्रमुख संज्ञा एवं उनके उदाहरण का सही मेल कौन सा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में भारत, हिमालय नाम हो गया। नदी आपका गंगा, रविवार, जुलाई, दीपावली, महाभारत, ये सब आपकी क्या हो जाएंगे, जितने भी नाम हैं वो सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा में आपका शिक्षक, मनुष्य, रेगिस्तान, पर्वत, आग, कक्ष, वृक्ष, माँ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समूहवाचक संज्ञा में जितने भी समूह वाले शब्द होते हैं,
जैसे झुंड, मेला, टीम, सेना, गिरोह, दल, सभा, गुच्छा, ये सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा आपका खट्टा, गरीबी, शत्रुता, धैर्यता, बुढ़ापा, सजावट, सुंदरता, दासत्व, गुस्सा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब जो है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पदार्थवाचक संज्ञा में आपका पानी, सोना, ऊन, कोयला, लोहा, तांबा, चांदी, जितने भी पदार्थ होते हैं उन सब का जो प्रयोग होता है उसमें किस प्रकार के संज्ञा का प्रयोग होता है? तो यह जो पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखिए, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के बारे में क्या सही है देख लेते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम है। क्या है? सबका नाम। यह संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकता है, मतलब क्या करता है? ये संज्ञा का बार बार उसका प्रयोग ना किया जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यह जो 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कामदा प्रसाद गुरु ने सर्वनाम के 11 प्रकार माने गए हैं। कितने सर्वनाम माने हैं? इन्होंने 11 सर्वनाम माने हैं। चलिए उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए, सर्वनाम के प्रकार के बारे में क्या सही है? पुरुषवाचक मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, तुम, आप, तुम्हारा, वह, ये, वे, आपका, उनका, ये सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम में अपने, आप, खुद, स्वयं, स्वतः, आप, ये सब आपके किस प्रकार के सर्वनाम हैं? ये आपके निजवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध होता है, जैसे क्या, कब, कौन, क्यों, किसने, किसे, कैसे, कितना, कहाँ, कब, ये सारे प्रश्न जो है संज्ञावाचक शब्द के प्रश्नवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा नहीं, सर्वनाम है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए, जो, सो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जैसी, वैसी, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? संबंधवाचक। ये संबंध बताता है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ये, वे, उन्हें, उनका, इतने, इसने, वो, उसने, उन्हें, उनका, उनको, उन्होंने, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपका निश्चयवाचक। ये कंफर्म करता है कि उनका है, उसके बारे में बताता है। अनिश्चयवाचक में इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, कोई भी बोल सकता है, किसी, कुछ, कभी, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उपरोक्त सभी सही है। बस आप लोग ये याद रखिएगा किस प्रकार के शब्द जो है कौन से प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखिए, प्रमुख सर्वनाम एवं उनके उदाहरण में क्या सही है? पुरुषवाचक में मेरा भारत महान, तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो ये जो है आपका मेरा सर्वनाम है। निजवाचक में क्या है? मैं स्वयं चला जाऊंगा। निजवाचक का ये पुरुषवाचक बोल रहा है, तो ये इसमें का ये भारत जो है सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक में इसमें क्या है? मैं, ये किस, इसमें का सर्वनाम कौन सा है? मैं मतलब मेरा है, या फिर इसमें निजता का बताया जा रहा है? एक मिनट ना, पुरुषवाचक में मेरा, ये वाला ऑप्शन, एक मिनट, पुरुषवाचक में मेरा हो जाएगा। निजवाचक में मैं स्वयं, इसके बारे में जो स्वयं का है इसमें निजता के बारे में बताया जा रहा है। प्रश्नवाचक में एशिया कप किसने जीता, ये वाला जो है आपके किसने वाला जो है जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक में जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में ये इसमें निश्चय किया जा रहा है, तो ये रोटी मत खाओ में ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए किसी का फ़ोन आया है, तो इसमें निश्चित नहीं किसका है, तो ये किसी का फ़ोन आया है, ऑप्शन नंबर इसमें ए जो है क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी जो है। उपरोक्त सभी से बस आप लोग ये याद रखना है कि किसमें से कौन सा सर्वनाम कैसे प्रयोग किया जाता है और कौन सा आप लोग सर्वनाम पहचानना, इतना में जान जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 सर्वनाम हैं, एक पुरुषवाचक सर्वनाम भी है मैं, और एक स्वयं, ये निजतावाचक सर्वनाम है, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, कौन सा पर्यायवाची का सही मेल नहीं है। अब देखिए पर्यायवाची शब्द देखें दिए हैं, उसमें से कौन सा सही मेल नहीं है देख लेते हैं। जल का अम्बु, पय, नीर, वारी, सलील, तोय, पानी, ये सब क्या है? जल का पर्यायवाची है। कमल का अम्बुज, पयोज, जलज, नीरज, वारिज, शतदल, पंकज, सरोज, राजीव, ये क्या है? ये कमल का पर्यायवाची है। बादल का अम्बुद, पयोज, जलद, नीरद, वारिद, मेघ, जलधर,
ये जो है बादल का पर्यायवाची है। और समुद्र का अम्बुनिधि, पयनिधि, जलनिधि, जलधि, निरोधि, वारिधि, रत्नाकर, सिंधु, सागर, ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके समुद्र के अंतर्गत आते हैं। आप देखिए पत्नी का औरत, नारी, अबला, कामिनी, स्त्री, ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए ये सब क्या है? ये जो है नारी का पर्यायवाची, पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे नीचे वाला क्या बोल रहा है। नीचे वाला प्रश्न इसमें का 61 हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? पत्नी को क्या बोला जाए? पत्नी का पर्यायवाची कलत्र, भार्या, अर्धांगिनी, त्रिया, गृहिणी, वधू, वहू और प्राण प्रिया, ये सब क्या है? पत्नी की पर्यायवाची है। अमृत का देखिए सुधा, अमीर, पीयूष, सोम, शशि रस, ये जो है आपका अमृत का पर्यायवाची है। अग्नि का पावक, आग, अनल, वाही, धूमकेतु, वाहिनी, ये क्या है? ये अग्नि का आग का पर्यायवाची है। झंडा का केतु, पताका, ध्वजा, ये क्या झंडा का पर्यायवाची है। आंसू का अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, नेत्रवारी, नयन नीर, ये क्या है? किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आपके आंसू के पर्यायवाची हैं। उपरोक्त सभी सही है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा सही है? इंद्र का पर्यायवाची सुरपति, सुरेंद्र, देवेंद्र, पुरंदर, महेंद्र, शक्र और जीमूत, ये क्या है? इंद्र का पर्यायवाची है। पुत्र का बेटा, नंदन, सुत, तनय, तनुज, ये पुत्र का पर्यायवाची है। अब देखिए अक्षर क्या है? अक्षर का पर्यायवाची वर्ण, हरूपक, अविनाशी, ईश्वर, ये अक्षर का पर्यायवाची है। पुत्र, बेटी, नंदिनी, सुता, तनया, तनुजा, दुहिता और आत्मजा जो है बेटी का पर्यायवाची है। वंश में देखिए कुल, खानदान, पहुना, मेहमान, अभ्यागत, ये वंश का पर्यायवाची है। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, प्रभाकर, रवि, मातंड, आदित्य, सूरज भी बोल सकते हो। ये सब किसके उदाहरण, किसके पर्यायवाची है? तो ये जो है आपके सूर्य का पर्यायवाची है। उपरोक्त सभी सही है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची सुमेलित है? कबूतर को कपोत, परेवा, रक्तलोचन, परावत, हरिल, ये कबूतर का पर्यायवाची है। भौरा का मधुकर, भ्रमद, भृग, अली। खग का पक्षी, पंछी, विहग, विहंग, चिड़िया, पखेरु, नभचर, शकुनी, ये जो है पक्षी का उदाहरण है, सॉरी पक्षी का पर्यायवाची है ना। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से पर्यायवाची का कौन सुमेलित है? लक्ष्मी का रमा, इंदिरा, श्री, पद्मक, कमलासिनी, सिंधुसुता, नीरजा, लोकामाता, अंबुजा, ये जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती का भाग्य देवी, भारती, महाश्वेता, ब्रह्मी और शारदा, सरस्वती का पर्यायवाची है। गंगा का भागीरथी, जाह्नवी, देवनंदा, मंदाकिनी और देवसरिता जो पर्यायवाची है। मोक्ष का कैवल्य, मुक्ति, सद्गति, निर्वाण, ये जो है आपका मोक्ष का पर्यायवाची है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए। निम्नलिखित पर्यायवाची में क्या सही मेल है? घोड़ा का तुरंगबाजी है, अश्व, घोटक, सैंधव, याद रखिएगा। हाथी का हस्ती, गज, कुंजर, मतंग, करी, व्याल, नग और वारड, ये हाथी का पर्यायवाची। देखिए ये वाला जो है घोड़ा का पर्यायवाची पूछा गया था, है, वाजी, अश्व, घोटक, ये सब जो है दिए थे। इसके अलावा एक ठोस दिया था, उसको हम लोग क्या है शार्दुल दिया था। तो कौन सा जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है करके प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। अब देखिए शेर का पर्यायवाची कौन कौन सा है? शेर का पर्यायवाची केहरी, केसरी, वनराज, सिंह, व्याघ्र, शार्दुल, हरि, मृगराज और बाहुबल, ये किसके उदाहरण है? ये घोड़े के उदाहरण है। सांप का उदाहरण पर्यायवाची जो है नाग, सर्प, विषधर, भुजंग, उरग, अहि, फड़ी, व्याल, वासुकी, फन्नग और चक्षुश्रवा, ये जो है आपका सांप का पर्यायवाची है। याद रखिएगा ये सब जो है सही सही प्रश्न आप लोग ये पूछे जाते हैं, ये वाला हमेशा याद रखिएगा। ये सब एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देता है और पूछा जाता है इसमें का कौन सा सही है करके, ठीक ना। उपरोक्त तो सभी। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है चलिए देख लेते हैं। तो खरगोश का शशांक, शेखर, विहग और ये सब क्या है? खरगोश का उदाहरण है। आकाश का व्योम, नभ, अंतरिक्ष, अबर, गगन, अबर है ना, अबर नहीं है, अंबर, गगन, शून्य, अनंत,
ये जो है आकाश का पर्यायवाची है। किरण का ज्योति, दीप्ति, प्रभा, रश्मि, अंशु, अभ्र, कर और केतु। ये किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है आपका किरण का है। बिजली का देखिए चपला, चंचल, क्षण प्रिया, दामिनी, तड़ित, विद्युत और कौंधा। ये किसका उदाहरण है? ये किसका पर्यायवाची है? ये जो है आपका बिजली का पर्यायवाची है। देखिए आप लोग एक चीज़, ये किरण का नहीं है ना, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सब सही है। ये जो है दीप, जो दिया होता है उसका पर्यायवाची है, ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका कौन सा सुमेलित है? ये भी वही थे पर्यायवाची। वर्षा का पर्यायवाची देखिए कौन कौन सा है। वर्षा का पर्यायवाची पावस, पायस, वर्षाकाल, चौमासा, वृष्टि, मेघ, बरसात, बारिश और बरखा। ये किसका पर्यायवाची? वर्षा का। घर का सदन, निकेतन, धाम, आलय, निलय, गृह, ओक और आगार। ये जो है आपका घर का पर्यायवाची है। पर्वत का पर्यायवाची पहाड़, गिरी, अडिग, अचल, नग, भूधर, महीधर और धराधर। ये जो है पर्वत का पर्यायवाची। हवा का वायु, पवन, समीर, अनिल। ये हवा का पर्यायवाची है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? पुष्प, सुमन, फूल, कुसुम, गुल, प्रसून, पहुप। ये जो पुष्प का पर्यायवाची है तलवार का खड्ग, असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, शमशीर। ये जो है आपका तलवार का पर्यायवाची है। सोना का स्वर्ण, कंचन, हिरण्य, हेम, कनक, हीरक, हाटक और जात रूप जो है आपका सोना का पर्यायवाची है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची सुमेलित है? कपड़ा का वस्त्र, चीर, पट, वासन, अंबर, परिधान हो गया। आँख का चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन, दृग, अक्ष हो गया। पृथ्वी का मही, अवनी, भू, धरा, धरती, वसुधा, धरणी और वसुंधरा, उर्वी। उत्कंठा का उत्सुकता, जिज्ञासा, उत्सुक और लालसा। उत्सुक और जो लालसा है ये किसका पर्यायवाची? उत्कंठा का। देखिए इसमें का सब उपरोक्त तो सभी सही है। फाइनली आप लोगों का 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का PDF की ज़रूरत होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।